हेलो एमएससी, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर पे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट यूनिट जो है मेटल क्लस्टर, जिसे आप क्लस्टर कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ओके, तो क्लस्टर कंपाउंड का सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, जितना भी स्टडी मटेरियल वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। बस आपने ध्यान से सुनना, चीजें मैं क्लियर कराऊंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो मेटल क्लस्टर की जो पहली वीडियो है, जो हमारा पहला लेक्चर है, उस पर हम लोग क्या सिर्फ मेटल क्लस्टर्स क्या होते हैं एंड दो टाइप के आपको मेटल क्लस्टर पढ़ना है, आपके सिलेबस पे भी दिए हैं। एक है कार्बोनाइल क्लस्टर, दूसरा है हैलाइड क्लस्टर। तो ये दोनों के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो सब चीजें देखते हुए चलेंगे, बस आप ध्यान से देना। और यहाँ जितने स्टडी मटेरियल मैंने लिए, ये सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाके ले लीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ठीक है। तो मेटल क्लस्टर क्या होता है? देखो, क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। क्लस्टर को आप दूसरे टर्म में भी क्या बोलते हैं? जैसे स्कूल में क्लस्टर्स वगैरह होता है, क्लस्टर मतलब ही होता है ग्रुप। ओके, तो मेटल क्लस्टर मतलब मेटल्स के ग्रुप को आप क्या बोलेंगे? मेटल क्लस्टर। तो यहाँ लिखा है देयर आर नंबर ऑफ कंपाउंड इन विच अ मेटल मेटल बॉन्ड आर फॉर्म। तो आपने बहुत सारे ऐसे कंपाउंड देखे हैं जिसपे मेटल मेटल के साथ ही बॉन्ड फॉर्म करता है। ओके, और ऐसे टाइप के कंपाउंड्स को ही आप बोलते हैं क्लस्टर कंपाउंड। कौन से क्लस्टर कंपाउंड? मेटल क्लस्टर कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इन कंपाउंड्स में क्या है, मेटल मेटल क्या है, एक दूसरे के साथ ग्रुप बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली लिंक करके। ओके, तो बाय डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हैं? मेटल क्लस्टर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इसमें लिखा है ए मेटल क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ अ टू और मोर एटम। दो, अभी तो मैंने दो बोला, जरूरी नहीं है दो हो, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, छह हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ओके, नंबर ऑफ मेटल एटम हो सकते हैं। तो बोल रहा है मेटल क्लस्टर क्या बोलेंगे? ऐसे कंपाउंड जिसपे क्या है, नंबर ऑफ मेटल एटम हो, दो या फिर दो से ज्यादा मेटल एटम हो, और वो मेटल एटम एक दूसरे के साथ डायरेक्टली एक दूसरे के साथ लिंक हो। ऐसे कंपाउंड को आप क्या बोलते हैं? क्लस्टर कंपाउंड। और क्लस्टर कंपाउंड किसके किसके मेटल्स के। तो आप इसे बोल सकते हैं मेटल क्लस्टर कंपाउंड। इतनी चीज क्लियर हुई। तो क्लस्टर मतलब होता है ग्रुप। और जब आपको मेटल मेटल, देखो मेटल होना और मेटल मेटल साथ होने में डिफरेंस है ना। मेटल होंगे आपके, दो से ज्यादा में मेटल हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, बट ये मेटल्स एक दूसरे के साथ लिंक होने चाहिए। ऐसे जो ग्रुप बनेंगे, ऐसे जो कंपाउंड बनेंगे, उन्हें आप क्या बोलेंगे? क्लस्टर कंपाउंड्स और मेटल क्लस्टर कंपाउंड्स। इतनी चीज क्लियर हुई। अब आगे देखिए, ठीक है। समझ में है ना क्लस्टर कंपाउंड्स किसे कहते हैं हम लोग? अब बोल रहे दे आर डिवाइडेड इन टू कैटेगरी। तो जनरली इन्हें दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है, वैसे तो देखिए ये जो क्लस्टर कंपाउंड्स का टॉपिक है बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। अभी क्या है, आपके सिलेबस पे जितना है और जितना आपको आगे नेट वगैरह की प्रिपरेशन के लिए चाहिए होगा, उतना मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। ओके, तो अगर आपको कुछ और भी चाहिए है तो पूछ लीजिएगा। ओके, तो अगला बोल रहा है दे आर डिवाइडेड। इनको आप दो क्लास में जनरली डिवाइड करते हैं। एक होता है कार्बोनाइल क्लस्टर, दूसरा होता है हैलाइड क्लस्टर। ओके, तो नाम से पता चल रहा है कार्बोनाइल क्लस्टर मतलब क्या हुआ? कार्बोनाइल मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का ग्रुप अगर आपका प्रेजेंट है तो आप उसे बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। ओके, हमने आप आगे भी पढ़ी हुई थी चीजें। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को आप कार्बोनाइल कहते हैं। ये भी एक टाइप के लिगेंड्स की तरह एक्ट करता है। ओके, तो यहाँ जो क्लस्टर कंपाउंड बन रहा है ना, इस पे भी एक तो मेटल होता है, मेटल के साथ जो ग्रुप्स अटैच होते हैं वो क्या होता है? लिगेंड। जैसे आपने कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में देखा था, कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होते थे? ऐसे कंपाउंड जिसपे एक मेटल होता था, मेटल के साथ जो दूसरे ग्रुप अटैच होते थे उनको बोलते थे लिगेंड। ओके, समझ में आ रहा? यहाँ भी कुछ ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये बोल रहा है कार्बोनाइल क्लस्टर मतलब कि ऐसा कार्बोनाइल, ऐसा क्लस्टर कंपाउंड जिसपे आपके क्या है, मेटल मेटल तो एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे, मतलब मेटल क्लस्टर तो बनेगा, लेकिन उस मेटल क्लस्टर में एक एडिशनल लिगेंड होगा। कार्बोनाइल कंपाउंड क्या एज ए लिगेंड एक्ट करता है। तो अगर मैं इंक चेंज करके बताती हूँ, एक मिनट। तो क्या है, मेटल मेटल तो आपका है, ये तो क्लस्टर कंपाउंड है, बट इसमें एक एडिशनल ग्रुप होगा, वो है कार्बोनाइल, जो कि एज अ लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, यानी कि CO भी इनके साथ ऐड होगा। तो ऐसे कंपाउंड को, इस ओवरऑल कंपाउंड को आप क्या बोलेंगे? कार्बोनाइल क्लस्टर कंपाउंड। और हैलाइड क्लस्टर कंपाउंड क्या होगा? ऐसे क्लस्टर कंपाउंड जिसमें मेटल मेटल तो एक दूसरे के साथ लिंक है, ये तो क्लस्टर बने, बट इसमें एक एडिशनल लिगेंड होगा जो होगा हैलाइड। हैलाइड कंपाउंड जो होते हैं, हैलाइड ग्रुप होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी क्या उसकी तरह एक्ट करता है। किसकी तरह एक्ट करते हैं? लिगेंड्स की तरह एक्ट करता है। ओके, तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि कार्बोनाइल और हैलाइड दोनों क्या है, लिगेंड की तरह एक्ट कर रहे हैं। और जब ये मेटल क्लस्टर में प्रेजेंट होंगे तो ऐसे क्लस्टर कंपाउंड को आप क्या बोलेंगे? कार्बोनाइल क्लस्टर, और क्या बोल सकते हैं? हैलाइड क्लस्टर रिस्पेक्टिवली। ओके, इतनी चीज क्लियर है। अब आगे बढ़िए। ओके, अब हम लोग पर्टिकुलरली एक एक क्लस्टर पे जाके बात करेंगे। इतनी चीज समझ में आ रही है ना? अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा। ओके, गलत चीजें माइंड पे मत रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो साफ कर लिया। अब देखिए, ठीक है। अब बोल रहे कार्बोनाइल क्लस्टर क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। कार्बोनाइल क्लस्टर जो चीज मैंने आपको बताया, तो लिखा है सच टाइप ऑफ क्लस्टर
इन विच है, ओके ये टाइपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इन विच टू मेटल एटम आर अटैच विद ईच अदर बाय ये मेटल मेटल बॉन्ड। तो आपका क्लस्टर कंपाउंड है तो ऑब्वियसली क्या है, दो मेटल होंगे जो एक दूसरे के साथ, दो या दो से ज्यादा मेटल होंगे जो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली लिंक कर रहे होंगे विद अ कार्बोनाइल एज अ प्रोमिनेंट लिगेंड। तो यहाँ पर को एक लिगेंड एक्स्ट्रा होगा आपका, वो क्या होगा, पर्टिकुलरली CO होगा, क्योंकि आप कार्बोनाइल क्लस्टर की बात कर रहे हैं। कार्बोनाइल क्लस्टर में CO एक लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। ओके, एग्जाम्पल के लिए यहाँ दे रखा है एक है CO2 CO6, यहाँ पर को क्या है, ये CO2 है, CO2 आपको क्या है, ये आपका है मेटल, ट्रांजिशन मेटल है ना, ये आपका है मेटल। और ये जो CO6 है, यहाँ पर जो CO है ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि क्या है, लिगेंड की तरह एक्ट कर रहे हैं। ओके, सिमिलरली Fe2CO4 में क्या है, दो आपके Fe हैं, ये Fe क्या है, आपके मेटल है। सिमिलरली CO क्या है, आपके मेटल है, ये तो CO बन रहे हैं, बट इनके साथ लिगेंड भी अटैच, कौन लिगेंड अटैच है, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप इसके साथ क्या जोड़ सकते हैं, अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊं, तो मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बनाया नहीं, बट मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर मिस हो गया। देखिए, आप चाहे तो आप ऐसा बना सकते हैं, पहला है CO2, तो CO मतलब कि दो आपके मेटल है, इनके साथ CO6 लिगेंड है, तो CO6 कहा, तीन लिगेंड इसके साथ अटैच है, तीन लिगेंड इसके साथ, यानी कि CO CO CO। ये CO क्या है, लिगेंड है बाहर वाले, और ये क्या है, मेटल है, ये दोनों आपके मेटल है। ओके, सिमिलरली Fe2CO4 में क्या होगा, ये दोनों Fe आपके मेटल है, इनके साथ चार CO लिगेंड अटैच है, एक दो तीन चार, या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तीन चार। ओके, तो ये आपके क्या है, देखो दोनों यहाँ का ऐसे रिप्रेजेंट किया तो यहाँ का भी वैसे कीजिए, तो ये होते हैं कार्बोनाइल क्लस्टर। इतनी चीज समझ में आई। अब बोल रहे इन दिस क्लस्टर द मेटल एटम हैव, अब देखो इस क्लस्टर, इस टाइप के क्लस्टर की कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है, पहला बोल रहे ये जो क्लस्टर कंपाउंड बनेगा ये उन मेटल से बनेगा जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, लो होनी चाहिए, जैसे -1 0 +1, ऐसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल एटम होने चाहिए। सिमिलरली carbonyl cluster are generally formed by the last few member of the each of the first, second and third transition metal series। जनरली क्या होता है, देखो कोऑर्डिनेट कंपाउंड में भी हम लोग, मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेट कंपाउंड का जैसे तो रिप्रेजेंटेशन है, मेटल के साथ क्या लिगेंड जुड़े, वहां भी मेटल के साथ लिगेंड जुड़ते थे, और ये जो मेटल आप वहां लेते थे वो कौन से मेटल लेते थे, ट्रांजिशन मेटल लेते थे। ओके, तो यहाँ भी वो ही बोल रहा है कि ट्रांजिशन मेटल एटम ही यहाँ पर कोई एज अ मेटल बिहेव करेंगे, मेटल की तरह एक्ट करेंगे, बट उन ट्रांजिशन मेटल का क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट काफी लो होना चाहिए। और आपको ऐसे ट्रांजिशन मेटल कहाँ मिलेंगे, सारी सीरीज ट्रांजिशन मेटल की फर्स्ट सेकंड थर्ड सीरीज को आप देखेंगे डी ब्लॉक की, तो इसके यहाँ के जो लास्ट मेंबर्स रहते हैं, लास्ट एलिमेंट रहते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट काफी लो होती है, जैसे FeCO Ni Ru RH, ये प्लेटिनियम ऑस्मियम वाले है ना, प्लेटिनम वगैरह, इन सारे आप उनको लेंगे, ये सारे एलिमेंट लेंगे, ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, काफी लो होती है, तो ये बिहेव करता है एज अ मेटल इन्हें कार्बोनाइल क्लस्टर में। ओके, इतनी चीज क्लियर है। अब बोल रहे थे कार्बोनाइल क्लस्टर को फर्दर क्लासिफाई करते हैं टू टाइप्स में, समझ में। पहले आपने क्लस्टर को दो टाइप में क्लासिफाई किया, कार्बोनाइल क्लस्टर और हैलाइड क्लस्टर। नाउ आप कार्बोनाइल क्लस्टर को भी दो टाइप में क्लासिफाई करेंगे, एज अ लो मॉलिक्यूलर और सॉरी लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल क्लस्टर और हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल क्लस्टर, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान पे रखिएगा। ओके, अब देखिए एक एक पे बात करते हैं। लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल क्लस्टर क्या होता है, और हाई न्यूक्लियरिटी, देखो जो लो होगा उसी का अपोजिट जस्ट हाई होगा, समझ में आ रहा है, दोनों उल्टे हैं ना एक दूसरे के। तो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। देखो लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल क्लस्टर, देखो न्यूक्लियरिटी जब आता है, आपने कभी भी क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो न्यूक्लियरिटी मतलब ही होता है नंबर ऑफ एटम। समझ में आ रहा है, न्यूक्लियरिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एटम। न्यूक्लियरिटी किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एटम को। अगर ये बोला है लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल क्लस्टर, मतलब कि ऐसे क्लस्टर कंपाउंड होंगे जिसमें कार्बोनाइल तो क्या है, एज अ लिगेंड एक्ट भी कर रहा है, बट इस टाइप के क्लस्टर में जो मेटल मेटल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे जो नंबर ऑफ मेटल एटम होंगे वो काफी कम होंगे, तभी हम इसे बोल रहे हैं लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल क्लस्टर। ओके, अब है हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल क्लस्टर, मतलब क्या हुए, ऐसे क्लस्टर कंपाउंड जिसमें कार्बोनाइल तो एज अ लिगेंड एक्ट ही कर रहा है, बट यहाँ पर जो मेटल मेटल बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, तो हाई न्यूक्लियरिटी बोला है। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये बोल रहा है लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल क्लस्टर क्या होता है, दीज टाइप ऑफ द कार्बोनाइल क्लस्टर इन विच द नंबर ऑफ मेटल एटम इज स्मॉल। इस पे क्या है, मेटल एटम क्या होंगे, कम होंगे, जैसे 2 3 4। ओके, चार, देखो चार लास्ट लिमिट होती है, अगर आपकी क्या है, एक तो हो नहीं सकता, क्योंकि मेटल को तो मेटल के साथ बॉन्ड बनाना है, तो एटलीस्ट दो मेटल तो होने ही चाहिए, तो 2 3 4 टाइप के जो मेटल होते हैं, यानी कि ऐसे क्लस्टर कंपाउंड जिसमें 2 3 4 टाइप के चार मेटल एटम प्रेजेंट है, ऐसे टाइप के मेटल एटम, ऐसे टाइप के क्लस्टर को बोलते हैं लो न्यूक्लियरिटी मेटल क्लस्टर। ओके, और क्या बोल रहा है, अगर चार से ज्यादा टाइप के नंबर ऑफ एटम होंगे तो आप बोलेंगे उसे हाई न्यूक्लियरिटी मेटल क्लस्टर कंपाउंड्स। ओके, अब बोल रहे दीज आर आल्सो नोन एज, अब आप इसे और क्लासिफाई कर सकते हैं, बहुत इजी। देखिए यहाँ पर सब कैपिटल लेटर पर हो गया, तो
में भी दिक्कत आ रही है, बट सुनिए क्या बोल रहा है कि कार्बोनाइल क्लस्टर में क्या है, आप लो न्यूक्लियरिटी कब कह रहे हैं, जब आपके नंबर ऑफ एटम 2 3 4 है, एक तो हो नहीं सकता। और इनको अगेन लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल क्लस्टर को अगेन क्लासिफाई करते हैं कितने टाइप में, 3 टाइप में। किसमें? एक हो सकता है बाय न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर, मतलब जिसमें सिर्फ 2 नंबर ऑफ एटम हो, ओके, नंबर ऑफ मेटल हो, ओके। ट्राई न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर मतलब ऐसा क्लस्टर कंपाउंड जिसमें आपको 3 न्यूक्लियर एटम मिले। न्यूक्लियर एटम मतलब कि आपको नंबर ऑफ एटम या फिर नंबर ऑफ मेटल बोल सकते हैं, वो कितने मिले, 3 मिले। टेट्रा न्यूक्लियर मतलब जब आपके नंबर ऑफ मेटल कितने होंगे, 4 होंगे। समझ में आया? तो 2 3 4 वाले जो कार्बोनाइल क्लस्टर होते हैं वो किस में आता है, लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल क्लस्टर में। इतनी चीज क्लियर है? तो यहाँ पर लिखा है एलएनसीसी। एलएनसीसी मतलब होता है लो न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर, ओके। अब ये 3 टाइप में अगेन क्लासिफाई होता है। पहला होता है डाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर, मतलब कि ऐसा कार्बोनाइल क्लस्टर जिसमें सिर्फ 2 मेटल एटम होंगे, ओके। एग्जाम्पल दे रखा है, अभी मैं इसे एक एक करके भी एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी ऐसे सुन लीजिए। एग्जाम्पल दे रखा है, क्या बोला है, Mn2CO10। अब देखो यहाँ पर Mn, जो Mn है वो आपका क्या है, मैग्नीज मेटल है। Mn2 है, यानी कि यहाँ पर को क्या बोल सकते हैं, इसे डाई न्यूक्लियर। ये क्या है, डाई न्यूक्लियर, यानी कि सिर्फ 2 मेटल एटम है। कार्बोनाइल क्लस्टर यानी कि इसमें क्या है, सीओ लिगेंड भी होंगे, और वो भी कितने, यहाँ पर 10, यानी कि 5 इसके साथ जुड़े होंगे, 5 इसके साथ जुड़े होंगे। इतनी चीज समझ में? तो 2 एग्जांपल दिए हैं, Mn2CO10, एक है Fe2CO10। Fe भी यहाँ पर को क्या है, 2 है, तो ये किसके एग्जांपल हो गया, बाय न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर, जो किसके अंदर आता है, एलएनसीसी के अंदर आता है। इतनी चीज क्लियर है? अगला है ट्राई न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर, यानी कि 3 मेटल लेने हैं, यहाँ पर को 3 मेटल क्या है, Fe। तो यहाँ पर को कुछ ऐसे बॉन्ड बनेगा, FeN Fe, ओके जी, 3 मेटल हो गए। इसमें क्या है, बार सीओ है, तो यहाँ भी सीओ जुड़े होंगे, यहाँ भी, यहाँ भी। और देखो सीओ क्या है, एज अ ब्रीजिंग भी कर सकता है, यानी कि ये 2 Fe का बॉन्ड ये ना बन के यहाँ पर को 2 सीओ जुड़े होंगे। अभी मैं इनको एग्जांपल एक एक करके समझाऊंगी, अभी बस समराइज कर रही हूँ, ओके, चीजों को। अगला है, एक और है ऑस्मियम का OS3। OS यहाँ पर को क्या है, ऑस्मियम। ऑस्मियम भी कितने, 3 है, ओके। तो ये किसके अंदर आया, ट्राई न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर, जो कि एलएनसीसी के अंदर आता है। सिमिलरली टेट्रा न्यूक्लियर मतलब कि आपके पास 4 क्या होंगे, मेटल एटम होंगे, और यहाँ देख सकते हैं IR4 और CO4। इतनी चीज क्लियर है? अब ये तो लिगेंड है, ये तो कितने भी हो सकते हैं, ओके। अब हम एक एक करके बात करते हैं सारे टाइप के कार्बोनाइल क्लस्टर के, जो कि हमारे लो एलएनसीसी के अंदर आता है, लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल क्लस्टर के अंदर आता है, ओके। अब पहला था आपका डाई न्यूक्लियर, यानी कि 2 आपके सिंपल समझ गए, 2 मेटल एटम होंगे, इनके साथ नंबर ऑफ सीओ कितने भी हो सकते हैं, इसे मैंने एक्स कर दिया, ओके। तो लिखे दीज कार्बोनाइल क्लस्टर कंटेन 2 मेटल एटम, समझ में आया? अगला बोलो दीज कार्बोनाइल क्लस्टर फॉलो, देखो हर टाइप के कार्बोनाइल क्लस्टर 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो ही करते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन रूल आपने क्लास 12 पे पढ़ा था, और EN जिसे आप EAN रूल भी कहते हैं, उनको भी फॉलो करते हैं। इतनी चीज क्लियर है? तो ये बोल रहे दीज कार्बोनाइल क्लस्टर फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, आप लिखिएगा, और अगर आपका टाइम मिले तो आप उसे सॉल्व भी कीजिएगा। मैंने एक में सॉल्व करके आपको दिखाया, तो आपकी मर्जी, आप सॉल्व करना चाहे करें, अगर नहीं करना चाहते हैं तो कोई इशू, ऐसा इशू भी नहीं है, ओके। तो ये बोल रहे दीज कार्बोनाइल क्लस्टर फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, एंड वी कैन से दैट दिस कैन फॉलो अ EN रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल को आप EAN रूल भी कहते हैं। इतनी चीज समझ में आया? अब देखो एक एग्जांपल लिया है Mn2CO10। आपको क्या है, एक एक डायग्राम तो बनाना ही है, एटलीस्ट एक डायग्राम से तो आप एक्सप्लेन कीजिएगा, ओके। तो पहला बोल रखा है Mn2CO10, तो आपके Mn मतलब कि ये क्या हो गया, बाई न्यूक्लियर, 2 मेटल एटम है, तो आप दिखाइए Mn2CO10, तो 5 CO इसके साथ जुड़े हैं, देखिए 1 2 3 4 5, 5 इसके साथ, 5 इसके, 1 2 3 4 5, तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, Mn2CO10 का, ओके। अब यहाँ EN रूल, EN रूल यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना है, यानी कि इस एटम के पास, इस मेटल एटम के पास 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इस मेटल एटम के पास भी 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ओवरऑल आप मिलाएंगे तो क्या है, 36 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे, ओके। तो आप क्या करें, सिंपली ऐसे देख लीजिएगा, आपकी मर्जी, बताना चाहे नहीं तो, बट समझाने के लिए मैं आपको एक बार समझा लेती हूँ। तो यहाँ पर लिखा है, देखो पहले आप एक Mn की बात करें, तो आपने क्या करना है, सारे इसमें, इस Mn, इस साइड के पोर्शन में कितना इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो चेक करना है। वही तो हुआ 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस साइड पे जितने एटम्स आपके पास प्रेजेंट है, चाहे वो लिगेंड हो, चाहे वो सेंट्रल मेटल एटम हो, उनमें उनका कितना इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है वो आपको चेक करना है। तो आप क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आपका Mn क्या है, आपका सेंट्रल मेटल एटम। आप Mn को देखेंगे, Mn कितना इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस शेल पे इसके पास होता है 7 इलेक्ट्रॉन, ओके। उसके बाद है CO, देखो CO यहाँ पर लिगेंड की तरह एक्ट करता है, तो CO हमेशा, ये जो लिगेंड है वो 2 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, तो यहाँ लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन बाय CO। CO कितने इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, 2 का इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का करता है, और यहाँ पर को कितने
हैं 5 हैं, तो आप क्या करेंगे 2 into 5 इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन आपको Cu से मिल रहा है। ओके, और एक इलेक्ट्रॉन देखो ये Mn क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इस Mn के साथ भी तो बॉन्ड बना रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसने भी दिया, इस ये जो बॉन्ड बना आपका मेटल मेटल बॉन्ड बना है, इससे भी आपको एक इलेक्ट्रॉन मिला इस साइड पे। ओके, तो हो गया 1 Mn बॉन्ड से आपको एक इलेक्ट्रॉन मिला, तो आप ओवरऑल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो आपको कितने मिलेंगे 7 इससे, 10 इससे और 1 इनसे, तो इसमें क्या हो गया 18 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ फॉलो हो रहा है। अब आप इस मेटल के लिए देखेंगे तो ये दोनों एग्जैक्ट सिमिलर है एक दूसरे के, तो 18 इलेक्ट्रॉन इससे आए, 18 इलेक्ट्रॉन इससे आए, तो ओवरऑल आपके 36 इलेक्ट्रॉन हो गए। इट मींस ये क्या है, ईएन रूल को फॉलो कर रहा है। आप जस्ट ऐसे एक बार अपने क्रॉस चेक करने के लिए देख सकते हैं। ओके, इतनी चीज समझ में आई। अब आगे बढ़िए। ओके, अगला है आपका ट्राई न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर कंपाउंड। ओके, तो ट्राई न्यूक्लियर कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब कि इसमें आपके पास मेटल जो है वो कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, और कार्बोनाइल तो ग्रुप आपके लिगेंड की तरह यहाँ पर को एक्ट करेंगे, कितने भी हो सकते हैं। ओके, अब बोल रहे दीज क्लस्टर कंटेन 3 मेटल एटम। ओके, नीचे समझ में जनरल फॉर्मूला क्या बोल रहा है, M3 यानी कि मेटल कितने 3 हो सकते हैं, और जो आपका CO है, CO यहाँ पर X भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर को CO का नंबर कुछ भी फिक्स नहीं, ये अलग अलग टाइप के आपके अरेंजमेंट के लिए, अलग अलग टाइप के मेटल के लिए नंबर ऑफ CO भी आपके वरी करते रहेंगे। ओके, अब बोल रहा है यहाँ पर मेटल आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी ट्रांजिशन मेटल ले सकते हैं, लेकिन उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, तो यहाँ पर लिया है ऑस्मियम और Fe यानी कि आयरन। ओके, अब देखिए, अब इस ये भी क्या बोला है, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करना चाहिए, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। ओके, अब देखो एग्जांपल के लिए क्या बोला है, Fe3CO12। अब आप देखो Fe में नंबर ऑफ मेटल एटम कितने हैं, 3, तो ये क्या ट्राई न्यूक्लियर क्लस्टर कंपाउंड के अंदर आता है। और क्लस्टर कंपाउंड भी कौन सा, कार्बोनाइल क्लस्टर कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पर जो लिगेंड है वो कौन से लिगेंड है, कार्बोनाइल लिगेंड है। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बना है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर को आप स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर में क्या है, 3 आपके पास Fe मेटल है, जो कि क्या है एज अ सेंटर मेटल भी बोल सकते हैं, मेटल एटम की तरह एक्ट कर रहा है। ओके, अब यहाँ पर को लिगेंड कितने हैं, देखो 12 लिगेंड है, जिसमें क्या है 3 तो ऐसे सिंगल, ये जो है ब्रिज आप इसे बोल सकते हैं, वो क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं कॉर्नर लिगेंड। ठीक है, ये होता है कॉर्नर लिगेंड। ठीक है, ये कॉर्नर ग्रुप की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो आपके 3 यहाँ लिगेंड है, 3 यहाँ, 4 यहाँ लिगेंड है। ओके, और 3 यहाँ लिगेंड है, तो कितने हुए 3 3 6 और 7 8 9 10। ओके, अब आपके बच गए 2 लिगेंड। ठीक है, तो 2 लिगेंड यहाँ पर को क्या कर रहे हैं, ब्रिजिंग कराना है, तो आप ये बोल सकते हैं ये है आपके ब्रिज लिगेंड। ओके, यहाँ पर कोई क्या बनाना है, ब्रिज की तरह एक्ट कर रहे हैं 2 Fe मेटल एटम के मेटल के बीच में। ओके, तो ये हो गए 2 आपके CO लिगेंड। ओके, तो ये इनको आप क्या बोलेंगे, बता भी सकते हैं, जिसमें से आपके क्या है 10 तो आपके क्या है कॉर्नर लिगेंड है, बचे हुए 2 आपके क्या है ब्रिज लिगेंड है, जो आप क्या कर रहे हैं, ब्रिजिंग करा रहे हैं इस कंपाउंड में। इतनी चीज क्लियर है। अब अगला बताएंगे आप टेट्रा कार्बोनाइल क्लस्टर कंपाउंड। तो टेट्रा कार्बोनाइल क्लस्टर कंपाउंड क्या होता है, ऐसे क्लस्टर कंपाउंड जिसमें जो मेटल एटम होता है, नंबर ऑफ मेटल एटम आप बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मेटल एटम कितने होने चाहिए, टेट्रा मतलब कि 4 होने चाहिए, और ये जो क्लस्टर कंपाउंड में है इसमें क्या है कार्बोनाइल ग्रुप होना ही चाहिए, तभी आप इसे बोल रहे हैं कार्बोनाइल क्लस्टर। ओके, अब बोल रहे हैं इनका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnCO, यहाँ भी आप X लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर को भी CO के नंबर भी वरी करते रहेंगे। ओके, और मेटल आपका कुछ भी हो सकता है, CO RH IOS ऑस्मियम भी हो सकता है, Fe भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, और इट मस्ट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, इसको भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करना ही पड़ेगा। ओके, क्योंकि क्लस्टर कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी होती है इंपॉर्टेंट। ओके, एग्जांपल के लिए बोला IR4CO12। अब आप यहाँ देखिए IR क्या है, सिंपली यहाँ पर कोई भी ब्रिजिंग में नहीं आ रहा है, कोई भी आपका जो CO लिगेंड है ब्रिजिंग नहीं करा रहा है, तो क्या है 4 तो आपके IR लिगेंड, IR सेंटर मेटल हो गए, उसके बाद बचे हुए 12 लिगेंड, तो 3 यहाँ आ गए, 3 यहाँ आ गए, 3 यहाँ, 3 यहाँ। ओके, ये हो गया आपका सिंपल सा किसका स्ट्रक्चर, टेट्रा कार्बोनाइल क्लस्टर का एग्जांपल। ओके, अब आगे बढ़िए, क्या बोल रहा है कि ये जो आपका क्लस्टर कंपाउंड है कौन सा, टेट्रा वाला, जो टेट्रा कार्बोनाइल क्लस्टर कंपाउंड है, ये 2 और अरेंजमेंट में भी मिल सकता है। देखो यहाँ पर को तो आपको एक पतंग जैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है इसका, बट कभी कभार क्या है इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। एक तो ये बेंट स्ट्रक्चर हो गया, आपने क्या किया इसको ऊपर ना लेके नीचे ले लिया। ठीक है, ये वाला पोर्शन इसको नीचे कर दिया, एक तो बेंट स्ट्रक्चर हो गया, एक ही स्क्वायर टाइप का स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर को भी कॉर्नर्स आपके मेटल आपके उतने ही होंगे, बट आपका क्या है स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर था, अब यहाँ भी नंबर ऑफ मेटल उतने ही है, नंबर ऑफ लिगेंड उतने ही होंगे, बट स्ट्रक्चर वरी हो जाएगा। ओके, तो ये लिखा है सम टेट्रा न्यूक्लियर क्लस्टर हैज फॉलो द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ये दोनों स्ट्रक्चर में भी कभी कभार वो फॉलो करते हैं। ओके, अगला आया, ये हमने लो न्यूक्लियरिटी की बात की, समझ में आया लो न्यूक्लियरिटी क्या बोला। देखो एक बार मैं आपको बताती हूँ, हमने क्लस्टर कंपाउंड देखे, वो भी 2 टाइप के, एक होता है कार्बोनाइल क्लस्टर, दूसरा होता है हैलाइड क्लस्टर। कार्बोनाइल क्लस्टर भी 2 टाइप के होते हैं, लो न्यूक्लियरिटी और हाई न्यूक्लियरिटी। लो न्यूक्लियरिटी
न्यूक्लियरिटी पे हमने बाई न्यूक्लियर, ट्राई न्यूक्लियर और टेट्रा न्यूक्लियर पढ़े, क्योंकि लो न्यूक्लियरिटी में वो क्लस्टर कंपाउंड होते हैं जिसके नंबर ऑफ मेटल अगर आप काउंट करेंगे तो 2, 3 और 4 के अंदर ही आए। ओके, अब हम लोग देख रहे हैं हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल क्लस्टर। ओके, तो हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल क्लस्टर पे आपका क्या होगा, देखो इसमें कौन से कार्बोनाइल क्लस्टर आएंगे जिसपे जो मेटल एटम है वो कितने से ज्यादा हो, 4 से ज्यादा ही होने चाहिए। ओके, तो यहाँ लिखे हैं दीज आर द कार्बोनाइल क्लस्टर इन विच द नंबर ऑफ मेटल एटम वो कितने होने चाहिए, 5 और 5 से ज्यादा होने चाहिए। ओके, तो इस टाइप के कार्बोनाइल क्लस्टर को आप क्या बोलते हैं, हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल क्लस्टर, और CO तो एज अ लिगेंड होना ही चाहिए, और विच आर बॉन्डेड बाय डायरेक्टली विद द ईच अदर। और ये जो मेटल एटम है, 5 मेटल एटम, 6 मेटल एटम, 7 या उससे ज्यादा, ये सारे मेटल एटम एक दूसरे के साथ डायरेक्टली लिंक होने चाहिए। ओके, अब बोल रहा है द मैनी मिक्स कार्बोनाइल क्लस्टर कंटेन ए कार्बन एटम। अब देखो कभी कभार क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होगा ना, आप खुद ही समझ सकते हैं, जब आपके मेटल 2 है, कभी कभार आपके मेटल 8 हो जा रहे हैं, तो ये देखो ये स्ट्रक्चर कितना बड़ा बनेगा। ठीक है, इसमें जब लिगेंड भी लग जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर कितना बड़ा हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि ऐसे क्लस्टर कंपाउंड को मिक्स क्लस्टर कंपाउंड तो कहेंगे जब इस पे क्या है, कभी कभार आप इसे कार्बन जैसे ग्रुप्स भी आपको ऐड होते हुए मिलेंगे, जिससे आपको ना कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये ग्रुप्स भी आपको ऐड हुए मिलेंगे। जैसे आप यहीं पर देखेंगे, ये है Ru6, ये है आपका मेटल आपके कितने हैं, 6 हो गए, तो ऑब्वियसली ये क्या है, हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल क्लस्टर होगा। और यहाँ पर को कार्बोनाइल ग्रुप भी है जो कि आपके 17 है। ओके, बट यहाँ पर एक एडिशनल ग्रुप आपको मिल रहा है, वो है कार्बन। ओके, तो मैं यही चीज बता रही हूँ कि कभी कभार आपको कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे ग्रुप भी इन क्लस्टर कंपाउंड में ऐड हुए जैसे दिखेंगे। ओके, जैसे इम्प्योरिटी हो जाती, ऐसे कुछ समझ सकते हैं। ओके, और अगर आपको कार्बन एटम प्रेजेंट है किसी क्लस्टर कंपाउंड में, एडिशनल कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो इस टाइप के क्लस्टर को आप क्या बोलते हैं, कार्बाइड कार्बोनाइल क्लस्टर। समझ पाए, कार्बोनाइल क्लस्टर तो है बट कार्बन की प्रेजेंस होने की वजह से आप इसे बोलेंगे कार्बाइड। समझ में, तो इसे बोलते हैं कार्बाइड क्लस्टर कंपाउंड। ओके, अब देखिए आप पहले एक एग्जांपल दे सकते हैं, देखो हाई न्यूक्लियरिटी का एग्जांपल दे सकते हैं, Ru6, Ru आपका मेटल हो गया, 6 हो गया, कार्बन भी प्रेजेंट है, और CO17। अब आप इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखो Ru6 से बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर बनाए, इससे सॉरी हेक्सागोनल जैसे स्ट्रक्चर बनाए, सेंटर पे आपका कार्बन एटम प्रेजेंट है, ये कार्बन एटम सारे Ru लिगेंड, Ru जो मेटल है उनके साथ अटैच है, उसके साथ आपके क्या है, 17 आपके क्या है, CO है, CO आपके लिगेंड है। तो 3 देखो ये CO3 क्या मतलब कि 3 CO आपके यहाँ प्रेजेंट है, आप चाहे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, बट स्ट्रक्चर काफी बड़ा सा दिखने लगेगा, तो इससे हमने सिंपली CO3 कर दिया। ओके, तो 3 यहाँ लगे, 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 तो ओवरऑल आपके 17 CO लिगेंड हो गए। इतनी चीज समझ में, तो इस स्ट्रक्चर से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, अब देखो अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लस्टर कंपाउंड की, वो होता है कि क्लस्टर कंपाउंड हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं। आपको बोराइड वाले केस पे भी, मतलब जब आप आगे क्लस्टर कंपाउंड में आपको पढ़ाऊंगी वहां आपको पता चलेगा कि क्लस्टर कंपाउंड अलग टाइप के होते हैं। एक होता है क्लोजो क्लस्टर कंपाउंड, एक होता है नीडो, एक होता है अरेग्नो, एक होता है हाइफो। ओके, तो ये 4 टाइप के, मतलब और भी होते हैं बट जनरली हम लोग ये 4 टाइप के क्लस्टर कंपाउंड को पढ़ते हैं। हमको बताना होता है कि कोई भी क्लस्टर कंपाउंड हमको दिया जाएगा, ये पेपर पे भी पूछ लिया जाता है, कोई भी क्लस्टर कंपाउंड आपको दिया होगा और आपको फाइंड आउट करना होगा कि इन सारे उस क्लस्टर कंपाउंड में इनमें से कौन सा फॉर्मेट प्रेजेंट है, यानी कि इनमें से कौन सा क्लस्टर कंपाउंड वो है। ओके, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमको कोई भी क्लस्टर कंपाउंड दे दिया जाए, हमसे पूछा गया कि क्लोजो क्लस्टर कंपाउंड है, नीडो है, अरेग्नो या फिर हाइफो है। ओके, उसके लिए वेग हमारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक रूल दिया था जिसे बोलते हैं वेग रूल, जो हर टाइप के क्लस्टर कंपाउंड, देखो ये तो कार्बोनाइल क्लस्टर कंपाउंड पढ़ा, अभी हम हैलाइड भी पढ़ेंगे, फिर बोरेन्स भी पढ़ेंगे, फिर कार्बोबोरेन्स भी पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के क्लस्टर कंपाउंड पढ़ेंगे। सब में हमको यही चीज चेक करनी होती है, क्लस्टर कंपाउंड कौन से टाइप का है, क्लोजो है, नीडो है, अरेग्नो है, हाइपो है। ओके, तो जिसके लिए हमको एक रूल दिया गया था जिसे बोलते हैं वेग रूल। ओके, तो वेग रूल की हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि क्लस्टर कंपाउंड हमारा किस टाइप का है। ओके, इतनी चीज समझ में आ रही। अब देखो, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन काउंटिंग स्कीम फॉर HNCC और LNCC, यानी कि हाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर और लो न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर का इलेक्ट्रॉन काउंटिंग स्कीम। इलेक्ट्रॉन काउंट करके हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्लस्टर कंपाउंड कौन से टाइप का है। ओके, तो पहले हम देखते हैं वेग रूल था क्या। वेग रूल ये था कि हमको x की वैल्यू निकालनी होती है यहाँ पे। ओके, और x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे TeC माइनस n इंटू 12/2। अब मैं बताती हूँ ये क्या होता है। TeC मतलब आपने उस क्लस्टर कंपाउंड में जितने भी ग्रुप्स आपके प्रेजेंट है, चाहे वो मेटल हो चाहे वो आपका लिगेंड हो,
या फिर आपका कोई एडिशनल कंपाउंड हो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी हो, इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने काउंट करना होता है। ओके, जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करके उसे ऐड कर देंगे तो उसी को बोलते हैं टीईसी, जिसका फुल फॉर्म होता है टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। इतनी चीज समझ पाए। और यहाँ पे जो एन है, फिर आपने टीईसी, आपको सबसे पहले क्या करना है, उस क्लस्टर कंपाउंड में जितने भी एटम प्रेजेंट है उन सबके इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद उसको माइनस करेंगे एन से। एन क्या होता है, नंबर ऑफ मेटल, यानी कि उस क्लस्टर कंपाउंड में आपने मेटल ढूंढने पड़ेंगे, मेटल 2 3 4 कितने हैं। ओके, उनको आप इससे माइनस कर देंगे। माइनस करने से पहले उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, कोई भी प्रोसेस आप करते हैं तो पहले आपको मल्टीप्लिकेशन करना होता है, देन आप माइनस प्लस करेंगे। ओके, तो पहला माइनस कर दिया देन मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे देन आप उसको माइनस करेंगे। ओके, डिवाइडेड बाई 2। ओके, उसकी जो आपकी x की वैल्यू निकलेगी आपने यहाँ पुट कर देना है। ये बोल रहा है अगर x इज इक्वल टू आपका n+1 हुआ तो आपका होगा, जो आपका क्लस्टर कंपाउंड है वो क्लोजो टाइप का होगा। n+2 होगा तो वो नीडो टाइप का होगा। n+3 तो अरेक्नो, और n+4 होगा तो हाइफो टाइप का होगा। अब ये n+ का मतलब क्या होगा, देखिए सपोज मैंने आपकी x की वैल्यू, यानी कि यहाँ से जो पूरी कैलकुलेट करके वैल्यू निकाली वो मेरी निकल गई 7। ओके, अभी मैं आपको एग्जांपल से भी बताऊंगी 7। ओके, और आपका मतलब x इज इक्वल टू 7 है, और यहाँ पर जो आपने n की वैल्यू कैलकुलेट की वो थी आपकी 6, यानी कि आपके उस क्लस्टर कंपाउंड में 6 मेटल एटम प्रेजेंट है। ओके, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेटल। अगर आपके क्या है, 6 मेटल आपके प्रेजेंट है और n की वैल्यू आपकी 7 आ रही है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 6+1 इज इक्वल टू 7। यही तो होगा। आपको x क्या है, 7 दिया है, n+1 यहाँ पर को क्या हो रहा है, एक प्लस कर रहे हैं 1 का, समझ में आ रहा है, तभी तो ये इज इक्वल टू 7 हो रहा है। तो ऐसे टाइप के कंपाउंड को आप क्या बोलेंगे, क्लोजो। ओके, अगर सिमिलरली मैं बोलूं ये आपका x आ रहा है 7, बट आपके नंबर ऑफ एटम यानी कि n की वैल्यू कितनी है आपकी, इज इक्वल टू n की वैल्यू है 5। ओके, तो 5 को 7 को इक्वल लाने के लिए आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। तो यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो रहा है, n+2 आ रहा है, x इज इक्वल टू n+2। तो ये आपका क्लस्टर कंपाउंड क्या होगा, नीडो टाइप का। इतनी चीज क्लियर है। अब मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। तो एग्जांपल दिया है यहाँ पर को RS6CO16। ओके, तो ये किस टाइप का कंपाउंड है, ये है HNCG, यानी कि हाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर कंपाउंड। ओके, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ मेटल कितने हैं, 6, और हमारे कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, एटलीस्ट 4 होना चाहिए। किसके केस में, LNCC के केस में। अगर 4 से ज्यादा हुए तो आपके क्या होंगे, HNCC। तो ये जो क्लस्टर कंपाउंड है ये HNCC का एग्जांपल है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाना है, x इज इक्वल टू TEC माइनस n इंटू 12/2। ओके, तो TEC पहले हम काउंट करते हैं, यानी कि TEC इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट इज इक्वल टू कितने होंगे, जो RH आपका जो मेटल है रोडियम, इसके आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, और कितने रोडियम है आपके पास, 6, तो इंटू हो गया 9 इंटू 6। इतनी चीज क्लियर है। प्लस अब आपका CO आपका क्या है, लिगेंड है। सबके इलेक्ट्रॉन को आपने कंबाइन करना है, तभी तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकलेगा। तो आपने RH के निकाल दिए, अब आप CO के निकालो। CO मैंने आपको बोला जो लिगेंड है वो 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन देता है, तो एक CO ने दिया 2, तो 16 कितने देंगे, तो 2 इंटू 16। ओके, अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई, देन ऐड करेंगे, तो 86 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होगा, 86। ओके, अब आपका फॉर्मूला था x इज इक्वल टू TEC माइनस n इंटू 12/2। ओके, तो TEC तो आपका 86 निकल गया। अब n कितना है, नंबर ऑफ मेटल कितने हैं, RH आपके कितने हैं, 6 दिए, तो नंबर ऑफ मेटल इज इक्वल टू 6 इंटू 12। ठीक है, 12 से इंटू करना है अपॉन 2। ये सारी वैल्यू आपकी गिवन है, ये आपने निकालनी है और ये निकालनी है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब आप x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे, मैंने बोला कि आप पहले माइनस कर देंगे तो क्या होगा, ये 80 इंटू 12 हो जाएगा। तो सोचिए कितनी बड़ी यूनिट हो जाएगी। आपने ऐसा नहीं करना, पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देन मल्टीप्लाई करने के बाद इसको माइनस कीजिएगा। ओके, तो 86 माइनस 37, आप 12 इंटू 6 करेंगे तो कितना होगा, 72। तो क्या होगा, 86 माइनस 72/2। और जब आप इसे माइनस करेंगे तो x इज इक्वल टू निकल जाएगा 14/2, और 14/2 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 7। ओके, यानी कि x इज इक्वल टू आपका हो गया 7, और बोला x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, x इज इक्वल टू n+1 n+2 n+3 और n+4। अब आप देखो x आपका 7 है, n कितना है आपका, n है आपका नंबर ऑफ मेटल कितने हैं, 6। ओके, तो 6 में कितना ऐड करें कि आपका 7 हो जाए, यानी कि +1। तो आपका क्या होगा, पहला टाइप, यानी कि क्लोजो टाइप का आपका क्लस्टर कंपाउंड है। तो ये जो क्लस्टर कंपाउंड है कौन से टाइप का क्लस्टर कंपाउंड है, क्लोजो टाइप का क्लस्टर कंपाउंड। इतनी चीज क्लियर है। अब आगे देखिए, अब ये दूसरा एग्जांपल मैंने दिया, यहाँ एक एडिशनल कंपाउंड ऐड है, वो है नाइट्रोजन। ओके, तो नाइट्रोजन के आटोमोस्ट शेल पे जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको
कितने होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपने ऐड करना है, Fe के आउटरमोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इंटू 4 प्लस नाइट्रोजन में कितने होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन प्लस CO में कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 12। तो इनको काउंट करके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना। फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितना माइनस करना है आपने, कितने आपके पास मेटल एटम है 4 मेटल है, इनको मल्टीप्लाई करना है 12 से अपॉन 2, इससे आपकी वैल्यू निकलेगी x की। एंड x के बाद आप सॉल्व करेंगे यानी कि n+1 n+2 चेक करेंगे और इससे खुद से वैल्यू निकालेगा। ओके, अगर प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बताना, कुछ चीजें खुद से भी सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपने कैसे करना है, तो इसको भी आप खुद से एक्सप्लेन कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा नेक्स्ट टाइप का क्लस्टर कंपाउंड। इस चीज से समझ में होता है हैलाइड टाइप क्लस्टर कंपाउंड, ठीक है। तो अब हैलाइड टाइप क्लस्टर कंपाउंड क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि क्लस्टर कंपाउंड होंगे वैसे होंगे कि मेटल मेटल बॉन्ड होंगे इसमें, और कोई जो ग्रुप होगा वो ग्रुप क्या होगा, हैलाइड होगा। अब यहाँ पर कार्बोनाइल नहीं होगा, कार्बोनाइल के बदले कोई भी हैलाइड ग्रुप होगा। और हैलाइड आपके कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। ओके, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, इन दिस टाइप ऑफ क्लस्टर द मेटल एटम आर रिलेटिवली ऑन अ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो कार्बोनाइल क्लस्टर कंपाउंड में जो मेटल होने चाहिए थे वो मेटल क्या होने चाहिए, लो ऑक्सीडेशन स्टेट के होने चाहिए थे। बट हमारा जो हैलाइड टाइप का क्लस्टर कंपाउंड है इस पर जो मेटल एटम होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के होने चाहिए। ओके, अगला बोल रहे दीज क्लस्टर आर फॉर्म बाय द फर्स्ट फ्यू मेंबर ऑफ द ईच ऑफ द सेकंड थर्ड एंड द फोर्थ सॉरी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। मैंने आपको वहां भी बोला था ट्रांजिशन सीरीज यानी कि जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट है इनके जो लास्ट के एलिमेंट बचे हुए एलिमेंट्स होते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लो होती है और आगे के एलिमेंट जो होते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होती है। तो हैलाइड टाइप के जो क्लस्टर कंपाउंड है वो आगे के एलिमेंट जो ट्रांजिशन सीरीज में फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जो स्टार्टिंग के आपके जो मेटल्स हैं वो हैलाइड टाइप के क्लस्टर बनाते हैं और पीछे के जो आपके मेटल है वो कार्बोनाइल टाइप के क्लस्टर बनाते हैं, क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है लो और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हाई। चीज क्लियर है। अगला बोल रहे मोस्ट ऑफ द क्लस्टर ऑफ दिस टाइप कंटेन अ मल्टीपल बॉन्ड, और इनमें एक एडिशनल चीज होती है वो ये कि इस क्लस्टर कंपाउंड में जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या मल्टीपल बॉन्ड्स भी बनाते हैं। ओके, मल्टीपल बॉन्ड जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ओके, अगला बोल रहा हैलाइड क्लस्टर आर फॉलोइंग टाइप। अब ये कितने टाइप्स की होती है, ये भी 3 टाइप्स की होती है, डाई न्यूक्लियर क्लस्टर कंपाउंड, ट्राई न्यूक्लियर क्लस्टर कंपाउंड एंड द लास्ट वन इज टेट्रा न्यूक्लियर क्लस्टर कंपाउंड। ओके, अब एक एक करके मैं समझा देती हूँ, बहुत ईजी है। डाई न्यूक्लियर क्लस्टर कंपाउंड मतलब न्यूक्लियर मतलब ही मैंने आपको बताया मेटल की बात करता है। अगर आपके क्लस्टर कंपाउंड में सिर्फ 2 मेटल प्रेजेंट है इस टाइप के क्लस्टर कंपाउंड को आप क्या बोलते हैं, डाई न्यूक्लियर क्लस्टर कंपाउंड। तो लिखे इन दिस टाइप ऑफ क्लस्टर कंपाउंड देयर आर 2 मेटल एटम। द बेस्ट नोन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ मेटल क्लस्टर इज देखो Re2Xa2 नेगेटिव। अब यहाँ पर को क्या है, Re जो है आपका क्या है, मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है आरी। अब यहाँ पर को क्या है, नंबर कितने हैं, 2 है, तो इसे आपने डाई न्यूक्लियर क्लस्टर कंपाउंड में रखा। ओके, अब देखो सबसे पहले आप क्या देखना, आप मेटल को काउंट कीजिए, मेटल आपके 2 है तो आप बोलिए डाई न्यूक्लियर क्लस्टर कंपाउंड है। बट यहाँ पर को क्या, अगर CO होता तो आप बोलते कार्बोनाइल क्लस्टर कंपाउंड है, डाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर कंपाउंड। बट यहाँ पर को क्या है, X है यानी कि हैलाइड है, तो आप क्या बोलेंगे, डाई न्यूक्लियर तो है बट यहाँ पर हैलाइड होने की वजह से क्या बोलेंगे, हैलाइड क्लस्टर कंपाउंड। इतनी चीज समझ में आए। अगर CO होता तो बोलते कार्बोनाइल क्लस्टर कंपाउंड। इतनी चीज क्लियर है। अब यहाँ पर X की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर कोई एग्जांपल दिखाए, देखो अब यहाँ पर ना इक्लिप्स और स्टैगर्ड कंडीशन बनती है। देखो इक्लिप्स स्टैगर्ड आपने पढ़ा था, इक्लिप्स मतलब अगर एक एटम दूसरे एटम के पीछे हो, एडजस्ट। यहाँ पर को मेटल है, एक आ रहा है, सपोज मैंने यहाँ पर को मेटल लिखा है, ठीक है, एक आ रही है आपका, अगर मैं इसकी बात करूं, एक आ रही है आपका आगे है, एक आ रही है आपका इसके पीछे है। ओके, और यहाँ पर क्या है, 8 आपके क्या है, X है, X आपके कुछ भी हो सकता है, ClBr, मैंने यहाँ पर को Cl लिया है, तो 8 Cl होने चाहिए जो पहला, तो क्या होगा, देखो मेटल मेटल। ओके, 8 Cl है तो 4 Cl इसके पास होंगे। ओके, और 4 Cl इसके पास होंगे, Cl Cl Cl, और ओवरऑल का चार्ज कितना होगा, 2 नेगेटिव। ओके, तो अगर मैं इसे बनाऊं तो ये क्या बोल रहा है, ये जो पहला मेटल एटम है, अगर मैं इसे पहला बोलूं, इस मेटल पे जो 4 Cl है ये कुछ ऐसे है, और ये मेटल इसी के एग्जैक्ट पीछे है यहाँ पर को। ओके, और इस पे भी 4 Cl है, अगर ये Cl एग्जैक्ट इसके पीछे लग जाए यहाँ पे, ओके कुछ ऐसे, देखो ये पहला का मेटल है यानी कि पहला आ रही है, इसके पीछे भी एक और आ रही है, और 4 Cl दोनों के पास है। अगर ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट पीछे हो गए तो इक्लिप्स फॉर्म बन गया इनका। अगर मेटल ये है यानी कि आ रही है, इसके पीछे भी एक और आ रही है, बट पहले आ रही की जो 4 Cl है वो ये है। ओके, दूसरे आ रही के 4 Cl कुछ यहाँ पे है। ओके,
तो ये क्या बना देंगे, स्टैगर्ड फॉर्म बना देंगे। अगर एक दूसरे के जस्ट पीछे होंगे तो इक्लिप्स फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म, ये तो आपको पता ही है। तो ये दो फॉर्म बनते हैं बोल रहे कि डाई न्यूक्लियर क्लस्टर कंपाउंड में। ओके, बट यहाँ पर को इस केस में जब हम पहले पढ़ते तो हम बोलते थे कि ये इक्लिप्स फॉर्म अनस्टेबल होती है, स्टैगर्ड स्टेबल होती है, क्योंकि रिपल्शन का केस आ जाता था। बट क्लस्टर कंपाउंड में रिपल्शन का केस नहीं आता। ये बोल रहा है कि इसमें इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन, इस क्लस्टर कंपाउंड का इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन के। इतनी चीज क्लियर है। अब आगे बढ़िए, ट्राई न्यूक्लियर हैलाइड क्लस्टर मतलब क्या होगा, ऐसा हैलाइड क्लस्टर, ऐसा क्लस्टर बोल सकते हैं आप जिसमें आपके पास तो 3 मेटल एटम होनी चाहिए। मेटल एटम के साथ जो आपका का लिगेंड होंगे, लिगेंड कौन से होंगे आपके, हैलाइड एक्स ग्रुप आपका एज अ लिगेंड बिहेव करेगा। ओके, तो लिखे दिस टाइप ऑफ क्लस्टर कंपाउंड आर मेड अप ऑफ 3 टाइप ऑफ मेटल एटम एंड द जनरल फार्मूला ऑफ दिस टाइप ऑफ क्लस्टर कंपाउंड इज Re3X9, यानी कि Re3 यानी कि 3 मेटल, X9 यानी कि आपके क्या होगी, लिगेंड हो गए, जो कि क्या है, X है, यानी कि हैलाइड की बात कर रहे हैं। ओके, अब देखो ये बोल रहा है द 3 Re एटम, ये स्पेलिंग देख लेना, द 3 Re एटम आर प्रेजेंट इन 3 कॉर्नर। अब ट्राई न्यूक्लियर के केस में बोल रहे जो 3 Re होते हैं, ये तीनों के तीनों क्या है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ट्राइगोनल स्ट्रक्चर आपको अपेयर करते हैं। देखो यहाँ 1 Re, 2 Re, 3 Re। ओके, अगर आप इनको कंबाइन करेंगे तो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर आपको शो कर रहा है। और जो 3 Cl एटम है, अब देखो मैंने आपको बोला एक तो कॉर्नर लिगेंड होते हैं, एक ब्रिजिंग लिगेंड होते हैं। ओके, और इस केस में 9 आपके पास Cl एटम है, हम लिगेंड क्या है, X बोल रहे हैं, X हमने सपोज Cl लिया है। ओके, तो 9 आपके पास Cl है, 2 2 2, ये 6, 2 3 4 5 6, तो ये 6 जो आपके Cl लिगेंड है, ये तो एज अ कॉर्नर लिगेंड की तरह एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, बट 6 के बाद कितने बचे, 7 8 9, 3 लिगेंड और बचे। ये 3 लिगेंड 1 2 3, ये 3 लिगेंड यहाँ पर को ब्रिजिंग लिगेंड की तरह एक्ट कर रहे हैं, ब्रिजिंग लिगेंड की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा है जिसमें से 3 Cl एटम फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन द 2 Re एटम, 2 Re एटम के बीच में क्या कर रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, यानी कि 2 Re एटम को जोड़ने का काम कर रहे हैं। समझ में आया? तो आप ऐसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ जो आपके कॉर्नर लिगेंड है वो इतने हैं और ब्रिजिंग वाले लिगेंड इतने, क्योंकि दोनों अलग होते हैं। ठीक है, ये कभी भी एक जैसे नहीं होते। समझ में आया? अब लास्ट वन है आपका टेट्रा न्यूक्लियर हैलाइड टाइप मेटल क्लस्टर। ओके, तो टेट्रा न्यूक्लियर हैलाइड टाइप मतलब क्या होगा, सिंपल ऐसा क्लस्टर कंपाउंड जिसपे आपके पास 4 तो मेटल होंगे और जो लिगेंड होंगे वो आपका क्या होगा, हैलाइड होगा, और हैलाइड में आप कुछ भी रख लीजिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर को देखो हैलाइड मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने बताना भूल गई, मैंने हैलाइड आपको क्या बोला था, देखिए यहाँ पर को लिखा है देखिए, देखो ETC की है, X इज इक्वल टू ClBr ETC। तो ETC मतलब कि यहाँ पर को ClBr के अलावा भी कोई दूसरा ग्रुप है जो लिखा है यहाँ पर को PR3, यानी कि टर्शरी फॉस्फेट। ओके, PR3 मतलब होता है टर्शरी फॉस्फेट, यानी कि फॉस्फोरस के साथ 3 मिथाइल ग्रुप यहाँ पर को 3 मिथाइल ग्रुप यानी कि R ग्रुप यहाँ पर को ऐड है। ओके, जिसे आप बोलते हैं टर्शरी फॉस्फेट। ओके, तो टेट्रा न्यूक्लियर मेटल क्लस्टर क्या बोल रहा है, एटम ऐसा मेटल क्लस्टर जिसमें क्या है 4 तो टेट्रा मतलब 4 मेटल आपके पास प्रेजेंट है, उसके साथ साथ एक हैलाइड एज अ लिगेंड की तरह भी अटैच है। तो यहाँ लिखे सच टाइप ऑफ मेटल क्लस्टर आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अ 4 मेटल एटम एंड द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द टेट्रा न्यूक्लियर हैलाइड आर द MnO Cl8 PR3 4। ओके, यानी कि मेटल तो आपके कितने हो गए, 4 हो गए, और हैलाइड आपके कितने हैं, यहाँ पर कुछ Cl आपके 8 है और PR3 आपके कितने हैं, 4, यानी कि टेट्रा फॉस्फीन आपके कितने हैं, 4। तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4 एमओ आपने यहाँ लिख दे, आपके मेटल यहाँ आ गए। उसके साथ साथ अब आप देखेंगे 8 आपके पास Cl लिगेंड है, जिसमें से क्या है 4 तो एज अ ब्रिजिंग लिगेंड की तरह एक्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4, ये क्या है एज अ ब्रिजिंग लिगेंड की तरह यहाँ पर को एक्ट कर रहा है। ओके, ये ब्रिज की तरह एक्ट कर रहा है। बचे हुए आपके कितने बचे, 4 1 2 3 4, ये कॉर्नर लिगेंड की तरह एक्ट करता है। उसके साथ साथ 4 आपके टर्शरी फॉस्फेट ग्रुप है, वो भी आपके क्या है, कॉर्नर लिगेंड की तरह एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये बन गया आपका क्या, टेट्रा न्यूक्लियर हैलाइड टाइप मेटल क्लस्टर। ओके, इतनी चीज समझ में आई? तो ये था आपका मेटल क्लस्टर का फर्स्ट लेक्चर। इतनी चीज समझ में आई ना आपको? अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो पूछ लीजिएगा। ओके, तो हमने जितनी चीजें पढ़ी, अब देखो सबसे बड़ी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्लस्टर कंपाउंड में आपको स्ट्रक्चर्स याद करने होते हैं। जो आपका स्ट्रक्चर है, आपको कौन से बॉन्ड आपको ब्रिजिंग में लाने हैं, कौन से बॉन्ड आपको कॉर्नर पे लाने हैं, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो मेटल क्लस्टर का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा। आप इसके नोट्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक डाला है मैंने, कमेंट सेक्शन पे भी लिंक डाला है, आप वहां से ले लीजिएगा। ओके,
तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज थोड़ा रिस्पॉन्स भी कीजिए, बताइए वीडियो पसंद है नहीं पसंद है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको एमएससी और बीएससी से रिलेटेड सारे कंटेंट मिलेंगे। और कोई भी हेल्प होती है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, मैसेज कर लीजिए, इंस्टा पे कर लीजिए, और कोई भी बात होगी तो शेयर कर लीजिए। ओके, तो वीडियो को फिनिश करते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।